आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूं द्वारका ज़िला के कोट में। आज मेरे साथ आप हैं श्रीमान राम रतन दुहान जी। आप भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हैं और आपका निवास स्थान राजनगर में है। राजनगर पालम कॉलोनी में। और आपका एक राष्ट्रीय दल भी, आपकी एक पार्टी है, राजनीतिक दल है। जी हाँ, मेरी पार्टी है जिसका नाम है जय भारत पार्टी, जिसका पीछे बैनर भी लगा हुआ है। और आज मैं जो विषय लेने वाला हूँ, जिस पे हमारी चर्चा, जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कि आपका ये राजनीतिक दल जो आपने बनाया, इसकी क्या ज़रूरत आवश्यकता पड़ी, या जो है वो काम के क्यों नहीं है। इस पे आज हमारी बातचीत रहेगी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उन सबको हार्दिक नमन करता हूँ। हाँ जी, और धन्यवाद जी। अब मैं जो आपने पूछा कि ये राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था। हाँ जी। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने 93 में सबसे पहले, जब दिल्ली में सबसे पहला इलेक्शन हुआ एमएलए का, उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा था पालम से। और उस समय मेरे सामने बीजेपी के चौधरी धर्मदेव सोलंकी थे और कांग्रेस से अपने मुख्तार सिंह जी थे और 14 उसमें कैंडिडेट थे, जिसमें मैं एक केवल अधिवक्ता था। तो उस समय हमने पार्टी का, मेरे पास पार्टी नहीं थी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और उस समय किसी एक बंदे ने मुझे एक सवाल किया था कि वकील साहब आप इलेक्शन लड़ने लायक नहीं हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा आपने क्यों बोला, मुझे समझा तो। तब उसने कहा कि देखो इलेक्शन जो लड़ते हैं वो आदमी गुंडे होते हैं, जरा सी बात पे गोली चला दें, लठ बजा दें और बूथ कैप्चरिंग वगैरह कर लें, लेकिन आप किसी को गाली तक नहीं दे सकते। तो आप इतने सच्चे ईमानदार और आदमी हैं, सीधे साधे शरीफ आदमी हैं, तो आप इलेक्शन कैसे लड़ सकते हो। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई। और उस समय मैं, क्योंकि नया नया चुनाव में आया था, मैं चुनाव हार गया, कोई कारण रहा, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में वो बात हमेशा रही कि भाई गुंडे ही आदमी इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्यों नहीं अच्छे आदमी आगे आए। तो ये विचार मेरे मन में जब आया तो उसको लेकर के मैंने आगे अभियान चालू किया कि भाई सच्चे देशभक्त और ईमानदार आदमियों को यदि हम आगे निकालेंगे तो फिर जो बेईमान, झूठे और देशद्रोही आदमी हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएंगे। ये उद्देश्य लेकर के मैंने पार्टी का गठन किया। तो ये पार्टी कब बनाई थी आपने? ये पार्टी मैंने 96 में बनाई थी और 96 में बनाने के बाद मैंने इसको 96 में ही चुनाव आयोग के यहाँ भेज दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसमें बीच में कुछ व्यवधान आए, कुछ क्लैरिफिकेशन आई, जिसकी वजह से मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन जो है 1998 में मिला था। 98 में। तो ये 98 में रजिस्टर्ड हुई थी आपकी? हाँ, जय भारत पार्टी 98 में रजिस्टर हुई थी। तो अभी आपके अदर स्टेट में भी आपके कुछ, अभी जो है मेरे साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुई, जिससे मेरी वाइफ जो है टोटली बेड रिडन हो गई थी और उसकी वजह से मैं ये काम आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन हम धीरे धीरे अपना यहीं पर अपना कार्य करते रहे। अब जो है उस समय मेरे बेटे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, और मैं उस काम को पूरे रूप से कर नहीं पा रहा था, इसलिए काम हमारा धीमे हो गया। अब मेरे बेटे जो हैं वो दोनों वकील हो चुके हैं, एडवोकेट हो गए हैं, उन्होंने पूरा काम संभाल लिया है। और मेरी वाइफ भी मुझे इस काम में फ्री छोड़ करके मेरे पास से जो है वो ईश्वर के पास चली गई है। अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो मेरे जो साथी थे, जिन्होंने पहले मुझे ये कहा था कि भाई आपके परिवार की स्थिति गड़बड़ हो गई है, आपकी वाइफ जो है बिस्तर पे बैठी है, यदि बच्चों को नहीं संभाला तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इस देश को संभालने के लिए तो बहुत दुनिया पड़ी है, आप पहले परिवार को संभालो, नहीं तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब मेरा परिवार ठीक हो गया है, सही सलामत हो गया है। तो अब मेरे जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे, अब उन्होंने कहना शुरू किया है कि वकील साहब अब अपने उद्देश्य को लेकर के आगे चलो। हालांकि अब मेरी वो उम्र नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं 10 साल, 5 साल, 2 साल जितना भी अपनी तरफ से कर सकूँ उतना करूँ, और नए नौजवान बच्चों को जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको जोड़ करके और इस अभियान को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि चीज़ एक और है, यदि आज हम इस ओर नहीं बढ़े तो 10 साल के बाद इस देश में ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारी अगली जनरेशन को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस अभियान को फिर से चालू किया है। तो जो अभी जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जो है, जो भी मेरे को किसी ने कहा था कि वकील साहब आप अलग से पार्टी क्यों बना रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल हो जाइए। तो मैंने उस समय एक ही बात कही थी कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी ऐसे बता दो
जिसके विचार मेरे जैसे हों। हाँ जी। तो सब ने मेरे विचार जो जाने और मेरी पैम्फलेट वगैरह पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा नेता या एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके विचार आपसे मिलते हुए हों। तो फिर बताइए मैं किसके साथ जाकर के खड़ा हूँ और किसके साथ शामिल हूँ। इसलिए मैं किसी के साथ नहीं गया। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर देखिए कि सच्चे, ईमानदार और देशभक्त आदमी 10-5% या 15% हैं। बाकी सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक चपरासी से लेकर के एक अधिकारी तक, एक नेता से लेकर के एक बड़े नेता तक, किसी के भी यहाँ आप छापा डलवा दो, कई हजार करोड़ रुपए उसके घर में मिलते हैं। तो इस चीज से साबित होता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था गलत आदमियों के हाथों में चली गई है और उसको बचाने के लिए अच्छे, सच्चे, ईमानदार आदमियों को आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सच्चे और ईमानदार आदमी हैं वो ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, लेकिन यदि वो संगठित होकर के आगे बढ़ें और अपना एक संगठन बनाएं और आगे आएं और सच्चे आदमी को चुनाव में उतारें और वो जो है चंदे से इलेक्शन लड़े और चंदे से इलेक्शन लड़ करके जब आगे आएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जनता के सहयोग से, जनता के पैसे से इलेक्शन जीत करके आएगा तो उसके मन में दुर्भावना नहीं आएगी। क्योंकि आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है इसका मतलब है कि वो बिजनेस में पैसे लगा रहा है और आगे जाके उसने कमाई करनी है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे जाके यहाँ 5-7 करोड़ खर्च करते हैं और फिर 100 करोड़ बनाने की नीयत धारण करके वो आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। आपने अभी तक कोई अपना कैंडिडेट उतारा किसी इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद दिल्ली अपनी पार्टी की तरफ अपनी पार्टी की तरफ से पहले मैंने दिल्ली प्रदेश के अंदर एक एमएलए श्री राम स्वरूप रियाल जी थे, उनको इलेक्शन लड़ा था। फिर 2 बार पहले मैंने 95 में 2 कैंडिडेट थे काउंसलर के, उनका समर्थन किया था। फिर 2000 पिछले जो काउंसलर के इलेक्शन थे 17 में, उसमें भी मैंने 2 कैंडिडेट उतारे थे। उससे पहले 2009 में एक हमारी एक एडवोकेट थी महिला, उसको मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ाया था। तो दिल्ली प्रदेश में लड़ाया था? हाँ, दिल्ली प्रदेश में ही लड़ाया था। अभी बाहर हमने तैयारी उतनी नहीं थी इसलिए वहाँ ने प्रयास नहीं किया। अभी प्रयास नहीं करा वहाँ पे। तो हमने तो ऐसा ये भी देखा है कि ऐसे कुछ एक पार्टी दिल्ली में भी आई है, जैसे इसको आम आदमी पार्टी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली पहले इसी विचारधारा के साथ आई थी, मगर अब उनका भी कुछ और ही हो गया। दिल्ली के अंदर देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि केजरीवाल जी जनता के बीच में आए और उन्होंने जनता का भरोसा जीता, लेकिन उन्होंने जनता के सामने जितने वादे किए थे कि मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी का समर्थन नहीं लूंगा, और वो सारी कसमें तोड़ करके उन्होंने उनसे आगे निकले और वो सारी चीज़ें की जो उन्होंने मना की थी। जो जनता को भरोसा देने के लिए उन्होंने जो कहा था वो सारी चीज़ें झूठी साबित हुई। और अब जो सामने आ रहा है, अब उनके जितने भी मंत्री देखो, कितने मंत्री तो उनके जेल में पड़े हैं, और इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जनता को धोखा दिया है और इस वजह से वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो आगे जनता का भरोसा जीत सके। तो जो बीजेपी जो तीसरी बार लगातार चुनाव जीती है, तो इसमें देखिए बीजेपी के ऊपर लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा किया था। सबसे पहले 2014 के अंदर मेजोरिटी में सरकार बनी, 2014 के बाद फिर हम आए 19 में। 2019 के अंदर भी लोगों ने बीजेपी को 303 सीटें दी थी और उसके साथ जो उनकी पार्टियां थी, जो उनके संगठन में थे, उनको मिला करके 400 के करीब पूरा एनडीए का उनका ग्रुप बन गया था। लेकिन अब देखिए बीजेपी को लोगों ने बहुत भरोसा किया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, वो एक दूसरे को बेईमान कहती है और भ्रष्टाचारी कहती है। बीजेपी ने भी सभी पार्टी के नेताओं को झूठा कहा, बेईमान कहा, देशद्रोही कहा, और जो उस पार्टी को छोड़ करके आ गया उसी को अपनी पार्टी में शामिल किया और अपने नेताओं को टिकट ना दे करके उनको टिकट दिया। इससे जनता दल बदल के आए थे, जो दल बदल के आए थे, कांग्रेस में थे जब तक वो झूठे थे, बेईमान थे, और इनके पास आ गए तो दूध के दूल्हे हो गए और उनको टिकट दे दिया। किसी भी पार्टी से टूट करके आए, इन्होंने उनको अपने अंदर शामिल किया, फिर वो दूध के दूल्हे कैसे हो गए। और उसका नतीजा आपके सामने है कि जनता ने उस चीज़ को देखा और अब जनता ने मुश्किल से 240 सीटें दी, जो पहले इनको 303 मिली थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे आप भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं, आप सेवा में कब आए थे भारतीय वायुसेना में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा
बता दूं लोगों को कि मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूं। किसान परिवार में जब मैं 18 साल का था तब मेरी जो है एयरफोर्स में भर्ती हो गई थी। मैं एयरफोर्स में गया, और जो भी आदमी एयरफोर्स में या नेवी में या आर्मी में जाता है, वहाँ जाने के बाद हमें सौगंध दिलाई जाती है कि हम देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। और जब हम सर्विस में रहते हुए मैंने LLB कर ली, और वहाँ से आने के बाद मैंने वकालत शुरू की, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ें थी कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात देश को, हमारे नागरिकों को ईमानदार होना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, और देश के ऊपर अपनी जान तक कुर्बान करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आज आपके सामने रख दूं कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से जब आज़ादी दिलाई, तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर लिखित में है कि 7.5 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, जिसके अंदर मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल और बहुत से ऐसे हैं जिनके अब नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, कि उन्होंने इस देश के ऊपर कुर्बानियाँ दी। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपनी जान इसलिए कुर्बान की थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी ये सोच करके नहीं दी थी कि अब हम जान की कुर्बानियाँ दे देंगे और आगे हम शासन करेंगे। लेकिन उसके बाद जब शासन मिला, तो जो आज़ादी हम कहते हैं आज़ादी मिली, वो दरअसल में आज़ादी नहीं मिली थी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से सच्चे और देशभक्त ईमानदार लोगों को सत्ता नहीं मिली, बल्कि झूठे और बेईमान जो थे, जो उनके चमचे थे, उनको सत्ता मिली, और उन्होंने आगे इस सत्ता को चलाया, और इस देश का जो व्यवस्था है वो गलत हाथों में रही, और आज तक गलत लोगों के हाथों में ही रही है। जब तक सच्चे ईमानदार लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक ये माहौल ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। तो इतने सालों से सच्चे ईमानदार लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को नहीं सोचते कि मैं अपने लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ जोड़ूं और आगे बढ़ूं। एक से एक दो नहीं होते, एक से एक 11 होते हैं, और जब वो मिलकर के आगे आएंगे तो ज़रूरी बात है कि 11 से 111 और 111 से 1011 बनेंगे, और एक दिन व्यवस्था जरूर सुधरेगी। दूसरी बात, आज एक चीज़ और बता दूं मैं आपके सामने, कि जितने भी फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको सौगंध दिलाई जाती है देश के ऊपर जान कुर्बान करने की, और वो सच्चे देशभक्त और ईमानदार होते हैं। और वो जिस परिवार से आते हैं, वो किसान परिवार से और मजदूर परिवार से आते हैं। कोई भी आर्मी के अंदर जो जाता है, वो कोई भी ना तो किसी नेता का बच्चा होता है, ना अभिनेता का बच्चा होता है, ना किसी फैक्ट्री के मालिक का बच्चा होता है, और ना किसी टाटा बिरला का बच्चा होता है। वो सारे के सारे किसान और मजदूर के बच्चे होते हैं। ये, और आज जो हमारी सरकार, केवल एक हमारे नेता हुए हैं जिनको हम कहते हैं आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने किसानों का और जवानों का नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज उसके बाद किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने जवानों और किसानों की सुध नहीं ली है। और यदि जवान और किसान और मजदूर एक साथ हो जाएं, तो 5 साल के अंदर हमारे उम्मीदवार विधानसभा और पार्लियामेंट में जा सकते हैं और इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो आप अभी यूथ को जोड़ने के लिए अपने साथ कोई अभियान भी कुछ चला रहे हैं आप? हाँ, अब हमने अपना अभियान शुरू किया है। अब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, और क्योंकि हमारी उम्र अब उतनी नहीं रही है, हम 2, 4, 5 साल ही इसको गाइड कर सकते हैं लोगों को। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नौजवान जिनको अब नौकरियां तक नहीं मिलती, हमारे देश में नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और आगे मिलने की उम्मीद भी नहीं है, हमारे नौजवान अपने बलबूते पे कमा के खा रहे हैं, तो वो फिर सरकार की तरफ क्यों देखें? तो वो आगे आएँ और इस व्यवस्था को खुद संभालें और अपने नौजवानों के भले के लिए कार्य करें और देश के लिए कार्य करें। तो आपसे जुड़ना अगर कोई चाहे तो वो कैसे जुड़ पाएगा? वो हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर है 9818093444। हिंदी में बता दूं 9818093444। इससे कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हमारा सदस्य बन सकता है। हमारी सदस्यता 2 प्रकार की है। एक नॉन एक्टिव मेंबर्स की है जो 10 रुपये से शुरू होती है, 10 रुपये सालाना, और एक एक्टिव मेंबर्स है जो 100 रुपये सालाना दे करके हमारे साथ जुड़ सकता है और मेंबर बन सकता है और आगे पार्टी के लिए कार्य कर सकता है। अगर जैसे कोई जुड़ा तो उसको जैसे कोई काम करना हो आपके साथ मिलके, तो आप उसको कैसा काम, मतलब कैसे गाइड होगा वो? देखो, हर आदमी की अलग अलग कैलिबर होती है। वो जिस तरह का भी काम करने में सक्षम हो, उसके साथ हम उनको लगाएंगे। कोई भी चीज़ हो, 3 प्रकार का सहयोग होता है।
तन से, मन से और धन से। जो आदमी समय दे सकता है, दौड़ धूप कर सकता है, वो शारीरिक रूप से हमें सहयोग दे। जो मन से सहयोग दे सकता है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, अच्छे विचार जिसके हैं वो हमें उससे गाइड करे और हम उसके अनुसार अपने समाज में काम करें। और तीसरा आदमी है जो सहयोग कर सकता है पैसे से, तो धन से सहयोग कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो हमें दान दे, ताकि हम, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना पैसे के नहीं चलती है, और हम कहीं भी कोई प्रचार करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें पैसे की ज़रूरत होगी, तो हम उससे भी अनुरोध करेंगे कि भाई धन से भी हमें सहयोग करें। अच्छा, आपके साथ इसमें पार्टी में आपके कोई एक्स सर्विसमैन ग्रुप के भी मेंबर जुड़े हुए हैं? हमारे साथ, मैं एडवोकेट भी हूँ तो एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो एक्स सर्विसमैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जो सच्चा, ईमानदार और देशभक्त है और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, मैं उसको अपने साथ करता हूँ। बाकी दूसरे को कह देता हूँ कि यदि भाई चुनाव लड़के आपने कमाई करनी है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ आप उनमें जाइए, हमारे पास आपकी जगह नहीं है। अब जैसे दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के भी होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उसमें भी आपका कुछ रहने वाला रोल? हम अभी से प्रयास शुरू कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे और उसमें हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे कैंडिडेट जीत के आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अच्छे उम्मीदवारों को इस लड़ाई में आगे भेजेंगे और उम्मीदवार बनाएंगे। और उसके बाद 2027 में करीब जा कर के निगम पार्षद के चुनाव होंगे और उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे, और जो भी हमारे अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको हम उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारेंगे। चलिए, इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आपने बहुत मुझे समय शुक्रिया, दिया। आपने आकर के ये इस तरह की बातें हमारे साथ की और हमारे अभियान को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी का नारा है, हमारा नारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा। और जैसे दूसरे बोलते हैं जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे, उसकी बजाय हमारा नारा है कि हम किसी से भी बात करें तो एक ही बात करें, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भारत।